दोस्तों, एयरप्लेन हाईजैकिंग इंसानी हिस्ट्री में प्लेन हाईजैकिंग एक बहुत ही कॉमन चीज रही है। हालांकि आज के टाइम पर एक एयरप्लेन को हाईजैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है, बट कुछ साल पहले ये सब करना पॉसिबल होता था। आज तक आपने बहुत सारी एयरप्लेन हाईजैकिंग के बारे में सुना या फिर पढ़ा होगा, बट क्या आपने कभी ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी चलने वाली हाईजैकिंग के बारे में सुना है? आई श्योर कि आपने नहीं सुना होगा। बट वेट, आज हम इसी हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट एयरप्लेन हाईजैकिंग के बारे में जानने वाले हैं। ये हाईजैकिंग 120 घंटों तक चली थी और इसी पीरियड के दौरान हाईजैकर्स ने प्लेन के पायलट को भी गोली मारकर प्लेन से नीचे फेंक दिया था। और आखिर क्यों ये प्लेन बहुत सारे देशों से बार बार गुजरता रहा, बट इन देशों के कंट्रोल टावर्स ने इस प्लेन को अपने एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन नहीं दी। अब इस प्लेन का फ्यूल खत्म होने को आ चुका था, बट अभी भी ये एयरप्लेन हवा में फ्लाई कर रहा था। आखिर क्या हुआ होगा? इस प्लेन के अंदर बैठे 86 पैसेंजर्स, जिनमें 4 हाईजैकर्स भी थे और 5 क्रू मेंबर्स का। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची कहानी है बोइंग 737-230C की। ये फ्लाइट थी लुफ्थांसा 181 की। ये बोइंग का लुफ्थांसा एयरप्लेन था जो कि एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद जस्ट 30 से 40 मिनट में ही 4 हाईजैकर्स के द्वारा हाईजैक हो चुका था। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरी हाईजैकिंग की स्टोरी में एक नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा, जो कि है RAF यानी रेड आर्मी फैक्शन। उस टाइम पर कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था और उस टाइम पर RAF को एक बहुत ही खतरनाक लेफ्टिस्ट मिलिटेंट ग्रुप माना जाता था और इसी RAF का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस नॉर्मल सी हाईजैकिंग को हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट हाईजैकिंग बनाने के पीछे। ये हाईजैकिंग ने जर्मनी, सोमालिया, रोम, दुबई और मिडिल ईस्ट के काफी सारे देशों की सरकार को एक टाइम के लिए चने चबवा दिए थे। RAF ये ग्रुप वेस्ट जर्मनी में ऑपरेट करता था। एक्चुअल में हुआ यूं था कि इनके गैंग लीडर एंड्रीज बार्डर और बाकी कई सारे साथियों को अरेस्ट कर लिया गया था और अपनी टीम के इन्हीं मेंबर्स की रिहाई के लिए इन्हें ये ऑपरेशन प्लान करना पड़ा था। एक्चुअल में इनको हाईजैकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए इन्होंने फलस्तीन में जाकर पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के नाम के गैंग के साथ मिल गए। ये गैंग डायरेक्टली PLO गैंडर था और उन्होंने ही RAF के कहने पर अपने 4 फाइटर जेट को हाईजैकिंग के लिए तैयार किया। 16 अक्टूबर साल 1977 के दिन स्पेन के मलोरका के एक फलस्तीन आदमी जुहैर यूसुफ अकाची की एंट्री होती है, जो कि आगे जाकर होटल कोस्टा अजुल में चेक इन करता है। इसके बाद यहाँ पर सुहेल ईसाई और बाबर नाम के 2 लिबनीज टूरिस्ट की एंट्री होती है। ये तीनों लोग मिलकर वहाँ एक कपल से मिलने जाते हैं जो इन्हें एक बेबी कैरेज देता है और इस कैरेज में कोई बच्चा नहीं बल्कि 2 पिस्टल, 4 ग्रेनेड और 500 मिलीग्राम एक्सप्लोजिव था, जिन्हें ये लेकर वापस होटल लौट आते हैं और यहाँ पर ये अपनी चौथी मेंबर नादिया शेरदा यूसुफ से मिलते हैं। 13 अक्टूबर को ये लोग होटल से निकलते हैं और तब तक ये अपने सभी हथियारों और बारूद को एक रेडियो और एक छोटे से बैग में छुपा चुके होते हैं। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ज्यादा टाइट नहीं होती थी। इन लोगों ने इस जगह को इसलिए सिलेक्ट किया था बिकॉज यहाँ का एयरपोर्ट बहुत छोटा था और ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं थी और ये सब इजीली एक जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा 181 में जाकर बैठ गए, जो कि सर्दर्न जर्मनी के ब्राविया में जा रही थी। इस फ्लाइट के उड़ान भरने के जस्ट 40 मिनट्स बाद ही इन चारों हाईजैकर्स ने अपने हथियार बाहर निकाले और पूरे प्लेन पर कब्जा कर लिया। इन्होंने कॉकपिट से को पायलट को बाहर निकाला और पायलट से कहा कि प्लेन को साइप्रस की तरफ ले चले, बट उस टाइम पर पायलट इनको बताता है कि प्लेन में अभी फ्यूल बहुत कम है, इसलिए हमें रूम में ही टेक ऑफ करना पड़ेगा। और उन्होंने रूम में टेक ऑफ किया। रूम में जाकर इकाची ने अथॉरिटीज से डिमांड की कि ये फ्लाइट को रिफ्यूल किया जाए और इनके वो RAF के साथियों को भी रिहा किया जाए। जब प्लेन को रिफ्यूल किया जा रहा था उस टाइम पर पायलट ने बड़ी ही चालाकी से एयरपोर्ट पर 4 सिगार्स गिरा दिए ताकि ये मैसेज जा सके कि प्लेन में 4 हाईजैकर हैं। फ्यूल मिलने के बाद प्लेन साइप्रस के लिए रवाना होने लगा, लेकिन अब तक जर्मनी में खबर पहुंच चुकी थी कि हाईजैकिंग RAF से लिंक्ड है और फ्लाइट में 4 हाईजैकर्स हैं। वेस्ट जर्मनी ने अपनी अलीड एंटी टेरर टास्क फोर्स GSG-9 को इस सिचुएशन को हैंडल करने की जिम्मेदारी दी और ये लोग भी साइप्रस के लिए रवाना हो गए। साइप्रस पहुंचकर प्लेन को फिर से रिफ्यूल करने की डिमांड की जाती है और इसके साथ हाईजैकर्स ने अब अपनी डिमांड को भी बढ़ा दिया था। उन्होंने RAF के मेंबर्स के अलावा अब 2 फलस्तीनियों की रिहाई की भी मांग करना शुरू कर दी, जो कि तुर्की की एक जेल में बंद थे। GSG-9 के 30 ऑफिसर्स 6:30 पर वहां पहुंच गए, बट वो हाईजैकर्स को अलर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो दूसरे एयरपोर्ट पर उतरते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो हाईजैकर्स तक पहुंच पाते, हाईजैकर्स प्लेन को फिर से हवा में लेकर उड़ चुके थे। पहले वो बैरूट पहुंचते हैं, फिर दमस्कस और फिर कुवैत।
बट इन तीनों जगहों पर इन्हें लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलती और आखिर में जाकर इन्हें बहरीन में उतरना पड़ता है। बहरीन में भी वो 2 घंटे रुकते हैं और दोबारा अपनी डिमांड को दोहराने लगते हैं। इस बार उन्होंने धमकी देते हुए ये भी कहा कि अगर 16 अक्टूबर सुबह के 9 बजे तक हमारे साथियों की रिहाई ना की गई तो हम इस प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देंगे। इसके बाद वो प्लेन को लेकर दुबई चले जाते हैं, बट पहले उन्हें यहाँ पर भी लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलती, इसलिए वो हवा में घूमते रहते हैं। लेकिन फ्यूल खत्म होने वाला था तो क्रैश लैंडिंग के डर से इन्हें परमिशन मिल गई और यहाँ पर भी उन्होंने प्लेन को रिफ्यूल किया। अभी तक प्लेन को हाईजैक हुए 17 घंटे हो चुके थे। अब वेस्ट जर्मनी ने दुबई से परमिशन मांगी कि वो इनकी जमीन पर अपना एंटी जैरियर ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सके। इस ऑपरेशन की परमिशन के साथ साथ इनको दुबई ने अपनी फोर्स के जवान भी दिए। जहां एक तरफ से ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ हाईजैकर्स से बातचीत भी चल रही थी। हाईजैकर्स ने खाने और पानी की डिमांड की तो सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स प्लेन में ये सप्लाई पहुंचाने लगे। उन्होंने अच्छी तरह से प्लेन की जांच कर ली तो उन्हें मालूम पड़ा कि प्लेन में 91 लोग हैं। आखिरकार 16 तारीख भी आ गई और 9 भी बज गया, बट प्लेन में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। इसके बाद 12:19 पर हाईजैकर्स प्लेन को ओमान की तरफ लेकर जाने लगते हैं। ओमान ने लैंडिंग परमिशन देने से इनकार कर दिया, फिर ये यमन की तरफ मुड़े। प्लेन में अब सिर्फ जस्ट 10 मिनट का फ्यूल ही बचा था, इसलिए वो विदाउट परमिशन के वहां लैंड कर गए। लेकिन इस बार उन्होंने रनवे के साइड पर लैंड किया। पायलट ने सोचा कि इस लैंडिंग से प्लेन के लैंडिंग गियर में नुकसान आया होगा, इसलिए वो जांच करने के लिए नीचे उतरता है। उसे यमन की सिक्योरिटी के लोग मिलते हैं जिनसे वो कहता है कि वो प्लेन को यमन से टेक ऑफ ना करने दे। इस बातचीत को हाईजैकर्स ने देख लिया था और पायलट के प्लेन में आते ही उसे गोली मारकर प्लेन से नीचे फेंक दिया जाता है। अब को पायलट को कॉकपिट में लाएगा और प्लेन को सोमाली की तरफ ले जाने के लिए कहा गया। ये प्लेन सोमालिया के मोगादिशु में लैंड हुआ और सोमाली प्रेसिडेंट से अब वेस्ट जर्मनी की सरकार ने ऑपरेशन कैरी आउट करने की परमिशन मांगी। GSG-9 की 2 टीमें 17 तारीख को 11:44 और शाम के 5:30 बजे तक सोमालिया पहुंच गई। और अब हाईजैकर्स भी इतनी लंबी हाईजैकिंग से तंग आ चुके थे, उन्होंने फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स को रस्सी से बांधना शुरू कर दिया और ये मैसेज दिया गया कि वो प्लेन में ब्लास्ट करने वाले हैं। घबराकर वेस्ट जर्मनी ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि उनकी डिमांड मान ली गई है और वो लोग मोगादिशु में उनके कैदी साथियों को लाने वाले हैं। हाईजैकर्स ने कैलकुलेट किया कि उन्हें वहां से लाने में 7 घंटों का टाइम लगेगा और वेस्ट जर्मनी को 7 घंटों की डेडलाइन भी दी गई। ये सब एक प्लान था ताकि इससे GSG-9 के कमांडोज को थोड़ा सा टाइम मिल सके और उनका ये प्लान काम भी कर गया। रात के 12:05 पर GSG-9 के कमांडोज ब्लैक यूनिफॉर्म में प्लेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़कर उन्होंने रनवे पर एक बॉम्ब सेट किया ताकि हाईजैकर्स का ध्यान इसकी तरफ चला जाए। जैसे वो ब्लास्ट हुआ तो हाईजैकर उसको देखने लगे। कमांडोज ने प्लेन में गैस छोड़ दी ताकि उन्हें दिखना बंद हो जाए और उन्होंने जल्दी से प्लेन का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गया। वो हिल्लिगन यानी झुक जाओ चिल्लाते हुए अंदर घुस और उन्होंने सबसे पहले नादिया को गोली मारकर मार दिया। इसके अलावा और 2 हाईजैकर्स को गोलियां लगी और ये तीनों हाईजैकर्स मौके पर ही मारे गए। इनमें एक बचा था सुहेल ईसाई, इसको सिर्फ चोट आई थी जिसकी वजह से इसे अरेस्ट कर लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन को कमांडोज ने जस्ट 7 मिनट में पूरा कर लिया था और इसमें एक कमांडो और 4 पैसेंजर को चोट आई थी। मजे की बात है कि इस पूरे ऑपरेशन में पायलट के सिवा एक भी आदमी नहीं मारा गया। इस मिशन से न सिर्फ पैसेंजर की जान बची बल्कि RAF को भी ये मालूम हो गया कि अब वो अपने लीडर को कभी नहीं छुड़ा सकते। और टाइम के साथ साथ RAF के अटैक्स भी बहुत कम होते गए और साल 1998 आते आते ये गैंग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। RAF चूंकि कोल्ड वार के टाइम पर बहुत पावरफुल मानी जाती थी और अब ये खत्म हो चुकी थी तो लोगों और गवर्नमेंट को सुकून आ चुका था और अब दोनों जर्मनी साल 1990 में एक हो चुके थे। बट छोड़ो यार, हाँ इस तरह की वीडियोस आगे फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें बिकॉज मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।